हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है उसका सोर्स क्या है, वो कैसे प्रोड्यूस करता है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले किसी भी कंडक्टर में जो आप लोग जानते हो कि करंट फ्लो करता है, उसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एक ऑर्डर्ड मोशन आता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, चार्ज, यानी कि चार्ज के ऑर्डर्ड मोशन से ही करंट जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कहीं भी कहते हैं कि करंट का प्रोडक्शन हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले टर्म क्या आ गया, चार्ज। तो चार्ज, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है उसका कारण क्या होता है, तो होता क्या बच्चों कि जैसे कि दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, अगर उस दोनों को अगर आप सिंपल रब भी कर देते हो तो क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूसन से क्या होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट में से जो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफर होकर के दूसरे में चले जाते हैं, तो जिससे निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जिस पे इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस में होता है चार्ज, जो होता है 1.6 10⁻19। ठीक है, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट इसमें यह भी हम लोग ले सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर जो चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण आया है, तो उस पर भी एक रिलेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि Q इक्वल्स टू होगा N इंटू ई, जहां पर Q हो गया चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, N हो गया हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, और E हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होता है माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों, तो ये जो है बिल्कुल बेसिक का चीज है, क्योंकि इसमें से पहला क्वेश्चन ये पूछ रखा है आप लोग के लिए कि 1 कूलम चार्ज अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे है तो ये बताओ कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ होगा। ठीक है, तो हम इसी रिलेशन से कर सकते हैं। क्वेश्चन में है कि 1 कूलम चार्ज के लिए आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप क्या लिख सकते हो कि Q हो गया हमारा 1 कूलम। ठीक है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, इसको एक दूसरी तरह से लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फॉर 1 कूलम चार्ज। देखो बच्चों, तो बहुत सिंपल है, हमारा Q क्या हो गया 1 कूलम। E की वैल्यू आप लोग को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सीधा लिखेंगे Q इक्वल्स टू NE, तो N हो जाएगा हमारा Q अपॉन में E, जो होगा 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, क्योंकि देखो ये 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10⁻19, तो उसको हम लिख सकते हैं 10। अगर किसी को कंफ्यूजन हो कैलकुलेशन में तो ऐसे कर सकते हो कि 10 इंटू 10⁻18 अपॉन में 1.6, इसी से आ जाता है 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये आ गया बच्चों कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स हमें पता चल जाते हैं अगर चार्ज पता हो तब। अब सेकंड कंसेप्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस का। देखो होता क्या है बच्चों कि देखो हर एक कंडक्टर जो जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह ऑलरेडी मोशन में होते हैं, वो थर्मल मोशन में होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन मूव करते रहते हैं। ठीक है, जब तक कि आप उसमें बैटरी कनेक्ट नहीं करते हो, जब तक बैटरी नहीं कनेक्ट करते हैं तब तक अलग अलग डायरेक्शन मोशन करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप बैटरी प्रोवाइड कर देते हो तो उसके कंडक्टर के अबाउट एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे कि मान लो मेरे पास ये मार्कर है, सेम लेवल पे है, अगर मान लो इसको अभी मैंने हाइट डिफरेंस नहीं दिया है तो ये बिल्कुल स्टैटिक में है। अगर मान लो मैं इसको हाइट डिफरेंस दे दूं तो फिर क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हर एक कंडक्टर में भी क्या होगा
कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को एक पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है, उसी के कारण जो है इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं, एक टर्म आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैसे तो बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि किसी 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पर लाने में वर्क डन को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन आप लोग को मोस्टली जो इसमें पढ़ना है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो देखते हैं बच्चों, ये हम लोग लेते हैं, एक सर्किट लेते हैं जिसमें एक रेजिस्टर लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया। देखो बच्चों, ये जो बड़ी वाली प्लेट होती है वो पॉजिटिव प्लेट होती है, छोटी वाली प्लेट जो नेगेटिव प्लेट होती है। ठीक है, तो इसने क्या किया कि इस कंडक्टर के अबाउट जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें से करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही है इसमें जो है करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक चीज आता है, आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करो। ठीक है, तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक रिलेशन हमारा ये भी हो सकता है, V इक्वल्स टू W बाय क्यू। हेलो बच्चों, आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। देखो बच्चों, सबसे बड़ी बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है। तो देखो, जो नॉर्मल कंडक्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले से होते हैं और वो ऑलरेडी थर्मल मोशन में होते हैं। लेकिन जैसे आप बैटरी से कनेक्ट करते हो तो वहां पर क्या होता है, सभी भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में के अंदर में, उन सब पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है और जिसके कारण वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। ठीक है, और उसी ऑर्डर्ड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल को ही हम लोग कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म क्या हो गया, करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता है बच्चों चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, अब जहां तक चार्ज की बात करेंगे तो किसी भी कंडक्टर पे जो चार्ज होता है या किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है वो बेसिकली होता है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने के कारण। तो अगर मान लो आपको कहीं चार्ज दे रखा हो और आपको कहे कि पता करो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे ट्रांसफर होने से आया है, तो आप रिलेशन यूज कर सकते हो Q इक्वल्स टू N इंटू ई, जहां Q हो गया चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, N हो गया हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसके ट्रांसफर होने के कारण ही जो है ये आया है, और E होता है हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो अगर यहां तक आ ही गए तो एक छोटा सा एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में दे रखा है एनसीईआरटी में कि 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए होंगे। तो देखो बच्चों, क्यू दे रखा है हमारा 1 कूलम, हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, जबकि आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता है ही, है ना, तो हमें पता करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जबकि E की वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो सीधा यहां से हम यूज कर सकते हैं रिलेशन, ये रिलेशन। ठीक है, तो उसमें क्या कहेंगे कि Q इक्वल्स टू होता है NE, तो N हो गया हमारा Q अपॉन में E, जो आ जाएगा 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, ये 10 इंटू मान लो होता है 10 की पावर 19 बाय 1.6। ठीक है, इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 इंटू 10 की पावर 18 बाय 1.6, 1.6 से आ जाएगा ये 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ये आ गया है 18। ये है इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से 1 कूलम चार्ज सप्लाई होता है। तो यानी कि अगर कहीं भी दे रखा होगा कि इतने करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि 1 कूलम चार्ज जो है, अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब 1 कूलम चार्ज जो है वो 1 सेकंड में पास कर रहा है। ठीक है, और 1 कूलम का मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, तो वापस आते हैं इस कंसेप्ट पे। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, I होता है हमारा जो कंडक्टर में करंट फ्लो करता है वो होता है, और चार्ज होता है कि जो भी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, और T होता है टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर सेकेंड। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो इससे एक रिलेशन ये भी बन जाएगा कि Q इक्वल्स टू I इंटू टी।
अब जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे होते हैं, ठीक है, आपसे यही पूछ देगा कि मान लो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 1.5 एम्पियर करंट इज पासिंग फॉर 1 आवर, कैलकुलेट द चार्ज। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम लोग क्या रिलेशन ले सकते हैं कि Q इक्वल्स टू होगा I, यानी कि 1.5, और 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड, है ना बच्चों। तो इससे कितना आ जाएगा, ये इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे, ये मेरे ख्याल से आ जाएगा बच्चों 54 सबके करीब आ जाएगा, ये 5400। ठीक है बच्चों, तो 5400 कूलम जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका चार्ज आएगा। अगर इसी में ये भी पूछ ले कि कितना इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने के कारण आया, तो हम यही रिलेशन यूज कर लेंगे जो Q इक्वल टू होता है ME। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आता है टर्म कि जो करंट फ्लो करता है उसका रीजन क्या होता है। तो बच्चों जैसे बता रखा मैंने अभी कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑलरेडी वो थर्मल मोशन करता रहता है, लेकिन करंट फ्लो करने के लिए सभी इलेक्ट्रॉन को एक ही डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए उस पर जो फोर्स लगाता है वो होता है वोल्टेज। ठीक है, तो जो बैटरी होती है, मान लो एक सर्किट लिया मैंने और यहां पर मान लो बच्चों एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, एक बल्ब लगा दिया हमने। ठीक है बच्चों, ये बल्ब लगा दिया और यहां पर एक बैटरी लगा दिया मैंने। तो देखो यहां से जो करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, तो करंट फ्लो का रीजन क्या है कि ये जो प्लेट्स है, ये पॉजिटिव, बड़ी वाली प्लेट पॉजिटिव, छोटी वाली प्लेट नेगेटिव होती है ना। तो ये जो बैटरी है ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने का मतलब क्या होता है कि देखो जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा होता, कोई इसी डायरेक्शन में जा रहा होता, कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, है ना। इस तरह से क्या अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा होता। कब? जब हमने बैटरी का वोल्टेज नहीं लगाया था तब। लेकिन जब हम बैटरी का वोल्टेज लगा देते हैं तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मोशन में आ जाते हैं और तभी जाकर के हमारा जो है करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा जाता है कि सबसे पहला टर्म आता है पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एक टर्म होता है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो बच्चों क्या होता है ना कि जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम मूव करवाते हैं तो हमें उसके लिए कुछ वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। मतलब सर्किट के किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, इसका मतलब हो गया कि उस पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में कितना वर्क डन होगा। ठीक है, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन उसके बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में सिंपली आ गया, मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो आपसे कहेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जो है बी टू ए। देखो करंट का फ्लो क्या है ऐसे, तो हमेशा जान लो बच्चों कि करंट फ्लो करता है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को मैं लिख सकता हूं डेल्टा वी, यानी कि वी बी माइनस वी ए। ठीक है बच्चों, तो अगर दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हो कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज अक्रॉस दीज पॉइंट्स, है ना, कि बी पॉइंट से हम ए पॉइंट तक 1 कूलम को चार्ज को ले जाने में जो भी हमें वर्क डन लगेगा वही कहलाएगा ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो वर्क तो कह दिया मैंने, अब वर्क के साथ पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो पोटेंशियल होता है किसी एक पॉइंट के लिए और पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमेशा दो पॉइंट्स के लिए। तो अब देखो वर्क डन का जो रिलेशन होता है वो होता है क्यू डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा वी क्या हो गया, दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस, और अगर क्यू कूलम चार्ज को मैं उस पॉइंट्स के अक्रॉस ले जाता हूं तो मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू। तो ये क्या हो गया बच्चों, इसको कह सकते हैं वर्क डन। क्यू क्या हो गया, चार्ज कह सकते हो इसको, जो होता है हमारा कूलम में। ठीक है, और डेल्टा वी, डेल्टा वी का मतलब क्या है बच्चे,
डेल्टा वी का मतलब है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है। इसको मैं कहने वाला हूं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बच्चे। तो जिस जैसे अभी पीछे एग्जांपल दिया था, बी से हम ए तक ले जा रहे हैं, तो उसके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस हो गई वो, ठीक है। तो ये सब क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। अब अगर मान लो बच्चों आपको अगर डिफाइन करना हो तो मैं डेल्टा वी को क्या लिख सकता हूं, W अपॉन में Q, ठीक है। तो अगर मान लो इस Q को मैं 1 लिख लूंगा तो डेल्टा V किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स। जिस 2 पॉइंट्स के अबाउट हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो उन दोनों पॉइंट्स के अबाउट 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसी को कह सकते हैं हम लोग डेल्टा वी। तो बच्चों इसका यूनिट होता है वोल्ट में, और डब्ल्यू का यूनिट होता है जूल में, और इसका यूनिट होता है कूलम्ब में। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वोल्ट 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलम्ब, ठीक है बच्चों। तो ये भी एक रिलेशन आ जाएगा आप लोग को इस तरह से। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिफरेंस देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग ओम्स लॉ की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों ओम्स लॉ जो है, यहां से आपका जो है मेन सर्किट जो है शुरू हो जाता है, ठीक है। देखो बच्चों ये लिया मैंने एक रजिस्टर, ये रजिस्टर बल्ब हो सकता है या कोई दूसरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकता है, ठीक है बच्चे। ये हो गया बेटा बैटरी की वोल्टेज V, ठीक है। तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या कहता है कि देखो जब आपने सर्किट को क्लोज कर रखा है, ठीक है, तो किस रेजिस्टर होकर के कितना करंट फ्लो करेगा ये डिपेंड करेगा कि मैं इसमें कितनी वोल्टेज की बैटरी लगा रहा हूं, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंग टू व्हिम वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। जितना ज्यादा वोल्टेज लगाऊंगा बैटरी का उतना ज्यादा जो है रेजिस्टर होकर के करंट फ्लो करेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये रिलेशन। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो आता है कांस्टेंट जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस। तो देखो बच्चों क्या होगा V इक्वल्स टू आई आर। तो कहेंगे यहां पर कि हेयर R इज कांस्टेंट, हेयर R इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक ग्राफ भी आप लोग के लिए दे सकता है, वो अगर वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ दे दे तो ये जो है बच्चों इस तरह से हमारा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। जिसमें अगर ये एंगल थीटा होगा तो टेन थीटा इक्वल होगा रेजिस्टेंस R। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो इस पर बेस्ड बच्चों क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, ठीक है, तो उसको भी आप लोग कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों कि अगर मान लो हमें किसी सर्किट में अगर 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है और रेजिस्टेंस दे रखा है वहां पर 50 ओम का, ठीक है। एक बेटा जी क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर 50 ओम का एक रेजिस्टर लगा हुआ है और बैटरी मैंने लगा रखा है 12 वोल्ट का, ठीक है। तो ऐसे में जो करंट होगा वो कितना इसमें से प्रोड्यूस होगा ये फाइंड करने के लिए आपको कह सकता है। तो करंट क्या होता है बच्चों, V बाय R। तो V आपका कितना है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 50, है ना। तो इससे कितना आ जाएगा बेटा कि 24 इंटू 10 की पावर -2 कह लो, या फिर 0.24 एम्पियर की जो है करंट फ्लो करेगी, ठीक है बच्चों। अब किसी भी सर्किट में दो अलग अलग डिवाइसेस यूज किए जाते हैं। पहला होता है बच्चे ए, ये ए लगा होता है बेटा, इसको कहते हैं एमीटर। जिस एमीटर का काम होता है किसी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसको मेजर करना। ये हमेशा सर्किट में क्या होगा, सीरीज में लगा रखा होगा, ताकि जितना करंट इस होकर के जाएगा वो सारा का सारा करंट इस होकर पास करे, ताकि एमीटर उस करंट को रीड कर सके। लेकिन दूसरा एक डिवाइस होता है वोल्ट मीटर, जिसको क्या किया जाता है, हमेशा रजिस्टर के पैरेलल में लगाया जाता है, ठीक है। और जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है इसकी रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होती है, मतलब इन्फिनिटी हम लोग मान के चलते हैं, ताकि कोई भी करंट जो यहां से निकले
उसमें से थोड़ा भी करंट जो है इस सर्किट में ना जाए। तो वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। और एमीटर का काम क्या होता है? करंट को मेजर करना। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर आपसे पूछेगा कि बताओ एमीटर का रीडिंग क्या है, तो आप क्या कह दोगे कि एमीटर का रीडिंग वही होगा जो करंट होगा, यानी कि 0.24। अब एक और सर्किट ले लेते हैं। अब देखो बच्चों, वैसे आप लोग को आगे बताऊंगा मैं कि ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स, तब उसमें ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा, क्योंकि मुझे यहां 2 रजिस्टर लेना था। ठीक है, तो हम उसको आगे करेंगे जब हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स करेंगे सीरीज और पैरेलल का, तब। ठीक है, तो फिलहाल पहले देख लेते हैं बच्चों कि रजिस्टर जो है, रेजिस्टेंस जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो देखो किसी भी कंडक्टर के लिए जो बच्चों रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन में ए। जैसे कि मान लो बेटा ये है कंडक्टर, ठीक है, ये है बच्चों इस कंडक्टर की लेंथ, और अगर ए है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ए मतलब या तो उसका पाई आर स्क्वायर कर दो या फिर पाई डायमीटर का स्क्वायर बाय 4 कर दो, इससे एरिया आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, है ना। और ये जो रो होता है इसको कहते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है बेटा, तो रेजिस्टिविटी होता है हमारा कंडक्टर का। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। तो अब देखो इसमें रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, एरिया पे और रेजिस्टिविटी पे। तो सबसे पहले रेजिस्टिविटी जो है उस पर किस तरह से वेरी करता है और अलग अलग मटेरियल के लिए किस तरह से रेजिस्टिविटी वेरी करता है, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो रेजिस्टिविटी जो है वो जो है एक मेटल्स होते हैं और दूसरा होता है एलॉयज। तो जो मेटल्स होता है जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, इसके लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे किसी एलॉयज के लिए जैसे कि नाइक्रोम हो गया, टंगस्टन हो गया, इन सब के लिए अगर आप देखोगे तो रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से क्या फायदा होता है यहां पर? तो देखो जितने भी हीटर वगैरह हम लोग यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि सेम करंट सप्लाई होते हुए आती है कॉपर वाली वायर से। ठीक है, तो कॉपर वाली वायर उतनी ज्यादा गर्म नहीं होती, लेकिन जैसे वो जाती है हीटर में, ठीक है, तो क्योंकि वहां का रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हीट का रिलेशन भी आगे डिस्कस करना है, जिसमें आप पढ़ोगे कि हीट जो होता है हमारा वो होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, तो देखो अगर मान लो जो कॉपर की वायर जो हम लोग घर में यूज करते हैं, है ना, उसको अगर हम कनेक्ट कर देते हैं हीटर से तो करंट तो सेम रह गया सब में, लेकिन क्योंकि हीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इसलिए क्या होता है उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो होता है रेजिस्टिविटी की बात, जो अलग अलग मेटल्स के लिए भी अलग अलग होता है। जैसे कि कॉपर मेटल के लिए रेजिस्टिविटी कम होगा और वहीं एल्यूमिनियम मेटल के लिए जो होगा रेजिस्टिविटी वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं कॉपर वाली जो वायर होती है उसी को हम लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेजिस्टिविटी के बाद रेजिस्टेंस के लिए दूसरा फैक्टर है लेंथ और एरिया। ठीक है बच्चों, तो R इक्वल्स टू क्या था? रो इंटू एल बाय ए। अब हमने रेजिस्टिविटी के बारे में बात कर लिया, जो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। देखो टेम्परेचर में भी क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किसी भी मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लेंथ और एरिया की। ठीक है बच्चों, तो रेजिस्टेंस जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। ठीक है, यानी कि अगर मान लो लेंथ को मैं बढ़ा दूं बिना एरिया को बढ़ाए, अगर मैं लेंथ को बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर एरिया की बात करोगे, ठीक है, तो पहला बात तो ये हो गया कि लेंथ को बढ़ाओगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरी बात क्या हो गई कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि जो घर में जो फ्यूज जो लगाया जाता है, फ्यूज का काम क्या होता है बच्चों कि जब भी कभी ज्यादा करंट सप्लाई होता है सर्किट में तो सर्किट को ब्रेक कर देता है। मतलब अगर बाहर से अगर करंट ज्यादा आ गई सर्किट में हमारे घर में तो वो क्या करता है? सर्किट को वहीं ब्रेक कर देता है ताकि हमारे घर में जो लगी हुई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो डैमेज ना हो। तो उसमें क्या होता है कि जो हम लोग वायर यूज करते हैं उसमें बहुत ही पतली वायर यूज करते हैं और लंबी वायर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि लेंथ ज्यादा होने से भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा
और एरिया कम, पतला मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रहेगा तो भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और अभी बताया आपको कि हीट होता है हमारा आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा वहां पर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने से वो वायर हो जाती है, वहां बीच से मेल्ट हो जाती है, ठीक है, और इस तरह सर्किट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इसीलिए फ्यूज्ड वायर में हम लोग लेंथ जो है ज्यादा ले लेते हैं और एरिया कम ले लेते हैं। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। मान लो बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, ठीक है, उसमें कह रखा है कि मान लो एक वायर है जिसके लिए रेजिस्टेंस गिवन है R इक्वल्स टू दे रखा है 4 ओम। देखो क्या होता है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट इसी तरह से करते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये होता है ओम, रेजिस्टेंस का यूनिट। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो ये वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है मान लो 4 ओम, अब क्या कर दिया मैंने कि इसकी लेंथ को मैंने खींच करके डबल कर दिया, और एरिया इस तरह से डबल किया कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था वो बिल्कुल हाफ हो गया, ठीक है। तब कह रखा है कि ये बताओ कि तब नया वाला रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि पहले सिचुएशन में ये था, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे वाले, देखो कहेंगे कि R1 कितना था 4 ओम। अब देखो हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए, ठीक है। तो जो पहले सिचुएशन में रेजिस्टेंस था उसके लिए R1, लेंथ के लिए L1, एरिया के लिए A1। अब जो नया सिचुएशन में रेजिस्टेंस हो जाएगा उसको लिखूंगा R2 रो L2 बाई A2, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि लेंथ जो है वो डबल हो रहा है, यानी कि 2L1 हो रहा है, और A2 जो हो रहा है वो एरिया का हाफ हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब ऐसे में अगर मैं इसकी बात करूं आपसे तो R2 क्या हो जाएगा, रो इंटू L2 बाई A2, यानी कि रो इंटू L2 की जगह पे क्या लिख सकता हूं 2L1 अपॉन में एरिया का A1 बाई 2, यानी कि ये 2 भी ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 इंटू रो L1 बाई A1, ये किसकी वैल्यू आ गई R2 की, और ये किसकी वैल्यू होती R1 की, यानी कि R2 हो गया हमारा 4R1 और R1 कितना था 4, तो 4 इंटू 4 यानी कि 16 ओम, ठीक है, 16 ओम आ गया हमारा नया वाला रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से लेंथ और एरिया पर किस तरह से वेरी करता है हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है बच्चों। अब हम लोग फाइनली जो है बच्चों ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा टॉपिक कवर करते हैं नेक्स्ट, जो है बेटा ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। जब हम ढेर सारे रेजिस्टर्स को सर्किट में यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। ये दो तरीके से किया जाता है, या तो सीरीज में लगाया जाता है या फिर पैरेलल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। देखो बच्चे मान लिया कि ये सर्किट है हमारा, ठीक है, ये है R1, ये सर्किट है R2, ये सर्किट है R3, है ना, और यहां जो बैटरी लगी हुई है उस बैटरी की वोल्टेज बच्चों क्या है, अगर V है ना, तो होता क्या है सीरीज में कि करंट आपका सेम फ्लो करेगा, पूरे नेटवर्क में करंट जो है वो सेम जाएगा, लेकिन ये जो वोल्टेज आपका बैटरी दे रहा है वो तीनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मान लो इसके अबाउट हो गया V1, इसके अबाउट हो गया V2 और इसके अबाउट हो गया V3, ठीक है। यानी कि मैंने कहा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट आपका सेम जाएगा लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, तो फिर आप क्या कहोगे कि नेट वोल्टेज हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3। और अगर मान लो पूरे नेटवर्क के लिए अगर हम एक रेजिस्टेंस टर्म हम लोग ले लें तो उसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा I इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू IR1 IR2 प्लस IR3। इस तरह से क्या होगा बच्चों, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, कब, जब ये सीरीज में कनेक्टेड होंगे तब। तो ध्यान क्या रखना है कि सीरीज तभी होगा जब सेम करंट फ्लो कर रहा हो, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से चलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जिसमें कि वोल्टेज सेम होता है। हमारे घर में क्या होता है बच्चों कि पैरेलल में कनेक्टेड होता है। अब क्यों कनेक्टेड होता है अभी उसको बता देता हूं आपको। देखो बच्चे सेकंड कॉम्बिनेशन है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है,
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो मान लेते हैं बच्चे कि एक रेजिस्टर है ये R1 रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर है ये जो कि R2 रेजिस्टर है, ठीक है। एक रेजिस्टर और ले लेते हैं, ये मान लेते हैं R3 रेजिस्टर। चलो इसको R3 लिख लेते हैं, इसको R2 लिख लेते हैं, इसको R1 लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब इस सब को एक बड़ी वाली बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। तो बच्चों होता क्या है कि जब भी हम बात करेंगे हम पैरेलल में, तो पैरेलल में हमेशा क्या होगा बच्चों कि वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा, लेकिन करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें सबके अबाउट, इसके अबाउट भी वोल्टेज आपका V ही रहेगा, इसके अबाउट भी वोल्टेज आपका V ही रहेगा, और इसके अबाउट भी वोल्टेज V रहेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन जो करंट यहां से जा रहा था, करंट, ये करंट यहां गया तो ये डिवाइड होके इसमें I1 चला गया, इसमें I2 चला गया, और इसमें I3 चला गया, ठीक है। समझ आ गया बच्चों। तब मैं V वाले टर्म को हटा देता हूं। बस ध्यान रखना है ये कि पैरेलल में हमेशा क्या होता है, वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा लेकिन करंट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखो आप लोग, यहां जो करंट जा रहा है उस करंट को क्या कह सकता हूं मैं कि टोटल करंट इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको लिख लिया, जब वोल्टेज सेम है तो V बाय आर इक्वलेंट V बाय R1 V बाय R2 प्लस V बाय R3। यानी कि पैरेलल में क्या आ गया कि 1 R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये आ गया रिलेशन, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है कि पैरेलल में लगाने से सबसे खास बात क्या होती है कि पैरेलल में जब आप लगाते हो तो रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू आती है, ठीक है। ये जो होती है लोएस्ट वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अगर 3 रजिस्टर को हमने अगर बच्चों पैरेलल में लगा दिया तो ये होता है लोएस्ट वैल्यू, ठीक है, किसमें, पैरेलल में। लेकिन अगर आप सीरीज में लगाते हो, ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आता है। यानी कि अगर आपको 3 रजिस्टर्स दे दिया, मान लो कहेगा 3 4 5, ठीक है, कहेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो और मिनिमम वैल्यू निकालो। तो जब भी आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना होगा तो तीनों को सीरीज में ले लोगे, और जब भी आपको मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, तीनों को पैरेलल में ले लोगे, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया हमारा सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन। अब इसको यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है करते हैं। तो बच्चों बात थी कि हमारे घर में जो है वो जो सर्किट है वो पैरेलल में क्यों कनेक्टेड है, ठीक है बच्चों। तो ये मान के चलते हैं बेटा कि आपके घर की जो बोर्ड है वो ये है, यहां पर आने के बाद पहली स्विच ये है, दूसरी स्विच ये है, तीसरी स्विच ये है ना। पैरेलल में लगाने से सबसे पहला बेनिफिट, एक तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम। तो रेजिस्टेंस कम होगा तो सर्किट में जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगा, जिसका फॉर्मूला आप लोग को बताया था I²RT, जो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो जब रेजिस्टेंस कम होगा तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी कम होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा कि अगर मान लो इस सर्किट में अगर आप चाहो तो पहली वाली जो ये मान लो पहला बल्ब है, दूसरा बल्ब है या तीसरा बल्ब है, अगर आपने पहले बल्ब को मान लो स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है बच्चों, अगर मान लो आपने इसके स्विच को ओपन कर दिया, है ना, तो ये बल्ब आपका नहीं जलेगा, है ना, लेकिन ये दोनों बल्ब जो है जलता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने सीरीज में ले रखे होते आप, ठीक है, ये मान लो पहला बल्ब, ये मान लो दूसरा बल्ब, इसके लिए ये स्विच ले लेता हूं, इसी तरह से दूसरे के लिए स्विच ये, और ये मान लो बच्चे कि ये सीरीज था हमारा, है ना। तो सीरीज में क्या होगा कि अगर कोई भी बल्ब हो, है ना, मान लो ये बल्ब हमारा B1 था, बल्ब B2 था, बल्ब हमारा B3 था, ठीक है, सबको कनेक्ट कर दिया मैंने एक बैटरी से, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कोई भी अगर एक बल्ब को अगर मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है, तो कोई भी बल्ब इसमें से नहीं जलेगा। इसमें से जलेगा कब, जब तीनों के तीनों हम बल्ब को क्या कर देंगे, स्विच ऑन करेंगे, तभी जाकर के ये सर्किट कनेक्ट होगा और तब बल्ब जाकर के जलेगा, ठीक है। तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन इसमें क्या है, अगर आपने इस स्विच को ऑफ भी कर दिया तो ये बल्ब ऑफ रहेगा लेकिन ये दोनों चलता रहेगा, फिर आपने इसको भी ऑफ कर दिया तो भी ये जलता रहेगा, है ना। तो पैरेलल में लगाने से यही बेनिफिट होता है, एक तो हम मल्टी सर्किट को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा रेजिस्टेंस जो होगा सर्किट का वो
बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों देखते हैं हम लोग ओम्स लॉ को, और ढेर सारे जो रजिस्टर लेकर के हम लोग देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन लिया, मान लो ये है, मान लो 4 ओम, ये है बच्चों 2 ओम, और ये बैटरी दे रखा है हमारा 12 वोल्ट का, ये बैटरी दे रखा है 12 वोल्ट का। तो आपसे क्या क्या पूछ रहा है? पहले पूछ रहा है आपसे करंट इन द सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। दूसरा चीज पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर। ये जो 2 ओम का रेजिस्टर है, इसके अबाउट कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये भी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है बच्चों। ये देख रहे हो आप लोग कि अगर करंट फ्लो करेगा तो दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा, यानी कि दोनों किस में है? सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 ओम प्लस 2 ओम यानी कि 6 ओम। अब देखो हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो ओम्स लॉ से आता V बाय आर। तो V है बच्चों 12 और ये है 6, यानी कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है बच्चे, यानी कि यहां पर से 2 एम्पियर की करंट जा रही है। ठीक है बेटा, अगर इस पॉइंट को मैं A लिख लूं, इस पॉइंट को B लिख लूं, इस पॉइंट को C लिख लूं, ठीक है बच्चों, तो अब हमें जिस भी पॉइंट्स के बीच में कहेगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, अगर कहेगा कि VA माइनस VB निकालो, हमें कहेगा VA माइनस VB निकालो, तो क्या कहेंगे हम लोग? करंट जो है ना इसके अबाउट दैट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट क्या है बच्चों? 2 एम्पियर, और A और B के बीच में रेजिस्टेंस कितना है? 4, यानी कि हो गया 8 वोल्ट। ठीक है, यानी कि इसके अबाउट कितना हो गया हमारा? 8 वोल्ट। तो इसके अबाउट कितना होगा हमारा? अगर टोटल है 12 वोल्ट, इसके अबाउट हो गया 8 वोल्ट, तो इसके अबाउट कितना आ जाएगा? तो 12 माइनस 8 माइनस कर देंगे तो 4 वोल्ट, है ना। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर B से C की तरफ करंट जा रहा है तो लिख सकते हैं VB माइनस VC इक्वल्स टू, इसमें जो करंट जा रहा है दैट इनटू रेजिस्टेंस। करंट तो वही सेम जा रहा है, रेजिस्टेंस 2, और रेजिस्टेंस कितना है? 2, यानी कि कितना होगा? 4 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो ये जो BC है हमारा, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 4 वोल्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो बच्चे, इस पर हम लोग थोड़े से और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं। अब देखो बच्चे, अगर इसी में कह देता कि यहां अगर हमने एक एमीटर लगा दिया है तो उसका रीडिंग बताओ, तो एमीटर किस चीज का रीडिंग दिखाता है? करंट का। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है? 2 एम्पियर, है ना। करंट कितना आया? 2 एम्पियर। इससे पता चल जाएगा उसकी रीडिंग क्या है। ठीक है, तो अब अगर बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो बच्चों, एक लिया हमने, ये ले लिया 4 ओम, अब ये ले लिया मैंने 6 ओम, और ये ले लिया मैंने 3 ओम। और ये आ जाएगा 12 वोल्ट की बैटरी। ठीक है बच्चे, तो आपको कहेगा कि अगर हमने यहां पर एमीटर लगा दिया है A, ठीक है, उसकी रीडिंग बताओ, है ना। उसके बाद अगर मान लो आपसे ये भी कह सकता है कि मान लो हमने यहां पर क्या कर रखा है, एक वोल्ट मीटर लगा रखा है V, है ना, इसके अबाउट कितना रीडिंग होगा वो निकालो आप। ठीक है बच्चे, आपसे पूछ रहा है क्या? फाइंड रीडिंग ऑफ A जो एमीटर है, एंड V जो क्या है? वोल्ट मीटर, है ना बच्चों। इस दोनों की आपसे रीडिंग पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चे, फिर से हम इसको लगा देंगे, लेकिन पहले आप लोग को सॉल्व करने में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं इस V वाली डायग्राम को फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं, बाद में लगा लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्लियरली दिख रहा होगा, इस A को भी मिटा देते हैं ताकि आप लोग को फिलहाल समझ में आ जाए कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चे, सबसे पहले बताओ, ये जो 6 और ये 3 है, वो उसमें क्या, किस में दिख रहा है आप लोग को? सीरीज में दिख रहा है या पैरेलल में, है ना। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर करंट सेम जाता तो होता सीरीज में, ठीक है, लेकिन यहां पर करंट क्या होगा? इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा। दूसरी बात,
इन इस रजिस्टर का एक पॉइंट यहां पर कनेक्टेड है, इसका भी एक पॉइंट यहां कनेक्टेड है, इसका भी दूसरा एंड यहां कनेक्टेड है, दूसरा एंड यहां कनेक्टेड है, यानी कि ये भी सेम पोटेंशियल। तो क्या होगा बच्चों कि ये दोनों जो हो जाएंगे पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, जब भी ऐसा सिचुएशन होगा तो क्या कहेंगे, पैरेलल में। अब पैरेलल में 6 और 3 है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो कहोगे 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/3 आ जाएगा बच्चों 6, ये आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 2, यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। तो यहां आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 ओम। ओके बेटे, तो अब इसको दोबारा इस सर्किट को हम लिख लेते हैं। ये था 4 ओम, ये था 2 ओम। अब देखो ये जो बैटरी हो गई हमारी, है ना, ये कितनी हो गई, 12। तो अब देखो ये दोनों किस में है, क्लियरली है कि जो करंट जाएगा सेम जाएगा दोनों में, तो ये दोनों किस में है, सीरीज। ठीक है, तो अब जो नया जो हमारा आर इक्विवेलेंट होगा हमारा इस सर्किट के लिए, वो कितना होगा, 4 + 2 यानी कि 6 ओम, है ना बच्चों। तो अब जो करंट निकालना है हमें, करंट क्या होगा, V अपॉन में आर इक्विवेलेंट। तो V है बच्चों 12/6 यानी कि 2 एम्पियर। ठीक है, तो फिर से करंट कितना आ गया बच्चों, 2 एम्पियर। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया कि 2 एम्पियर जाएगा, यानी कि यहां से निकल के गया करंट 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर कितना करंट किस में जाएगा, ये हमारे निकालने के लिए 2-3 मेथड है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, यहां तक क्लियर हो गया होगा कि मैंने सबसे पहले इस दोनों पैरेलल में था तो उसका आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, है ना, फिर इसका इक्विवेलेंट आया था 2 और ये 4 दोनों सीरीज में हो गए, उसका इक्विवेलेंट निकाला, फिर मैंने करंट निकाला। अब यही करंट जो है बच्चों यहां से जा रहा है यहां पर, अब ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से मैंने कहा सॉल्व करने के 2-3 तरीके। ठीक है, तो उसमें से फर्स्ट मेथड क्या है बच्चे कि देखो, अगर मान लेते हैं कि इसमें जो है आई करंट जा रहा है, जबकि करंट कितना आ रहा है, 2 एम्पियर, है ना। आपको पता है कि जो करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है पैरेलल में, तो अगर इसमें आई चला गया और आ रहा था 2, तो इसमें कितना चला जाएगा, 2 - आई, है ना बच्चों। इसमें 2 आ रहा था, उसमें से आई इसमें चला गया, तो इसमें कितना चला जाएगा, 2 - आई करंट। अब क्या है कि ये दोनों जो है पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में जो होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, यानी कि उसका V क्या होता है, सेम। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इसका करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस कर लेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग कर सकते हैं I × 6 इक्वल्स टू 2 - I × 3। सॉल्व कर लेंगे तो 6I इक्वल्स टू 6 - 3I, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6I + 3I इक्वल्स टू 6, तो 9I इक्वल्स टू 6। तो I इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे, 2/3 एम्पियर, यानी कि इसमें करंट कितना फ्लो किया, 2/3 एम्पियर। ठीक है बेटे, तो अब हम इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप लोग को, जो ये था 4 ओम और ये था हमारा 6 ओम और इसमें था एक एमीटर, और ये कितना था बच्चे, 3 ओम, और इसके साथ क्या लगा था, एक वोल्ट मीटर। तो देखो बच्चों इसमें कितना करंट जाएगा, ये तो आप लोगों ने फाइंड कर लिया, और वो कितना करंट आया, 2/3 एम्पियर। ठीक है, यानी कि क्या कहोगे कि एम्पियर जो है, यानी कि एमीटर की रीडिंग क्या होगी, यानी कि क्या कहेंगे बच्चों कि रीडिंग ऑफ एमीटर जो है हमारा वो हो जाएगा 2/3 एम्पियर। ठीक है बेटा, अब बात करना बेटा इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आपके पास जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अबाउट उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अबाउट, है ना। तो इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लो बेटा जी आपको करंट मिल गया है 2/3, तो करंट 2/3 इंटू इसका रेजिस्टेंस 6, वही होगा इसके अबाउट वोल्टेज और वही होगा इसके अबाउट वोल्टेज। ठीक है, तो मान लो बेटा जी हम कहना चाहेंगे, अगर इस पॉइंट को लिख लिया B, इस पॉइंट को लिख लिया C, तो आप लोग आराम से बताओ बच्चों, जब करंट I की वैल्यू आ गई 2/3 एम्पियर और इसमें करंट कितना जा रहा था, 2 - I, तो आप कहोगे कि करंट इन ब्रांच, कौन सा ब्रांच, BC इक्वल्स टू क्या होगा, 2 - 2/3, तो आ जाएगा 4/3 एम्पियर की करंट। ठीक है बेटा, तो इस ब्रांच में करंट जा रहा है 4/3।
अब आप कहोगे कि VBC होगा हमारा करंट इन BC दैट इनटू रेजिस्टेंस इन BC। तो करंट कितना आ गया हमारा 4/3 और रेजिस्टेंस कितना था 3। तो क्या आएगा बच्चों 4 वोल्ट, है ना। तो अगर मान लो यहां पर हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है तो इसकी रीडिंग कितनी हो जाएगी 4 वोल्ट। ठीक है ना बेटा। तो ये आ जाएगा, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा, ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर जो होगा हमारा वो हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है बच्चों। तो जिसको बेटा अगर दोबारा देखना हो तो इसको पॉज करके दोबारा देख लो। ठीक है। हम चाहे तो बेटा जी इसमें मैंने बताया कि 2-3 तरीके हैं इसमें करंट निकालने के। तो एक मेथड बच्चों आपको बता चुका हूं मैं, एक और मेथड मैं आपको चाहता हूं कि बता दूं, आप लोग को जो बेस्ट लगे उससे आप लोग इसको कर लेना। इसमें हमने बेटा कुछ तो रिजल्ट जो निकाल रखा है उसको यूज करते हुए करेंगे। देखो बच्चों, ये था हमारा 4 ओम रजिस्टर, ऊपर में था हमारा 6 ओम का रजिस्टर, और इसमें कितना था 3 ओम का रजिस्टर। ठीक है। और ये था हमारा 12 वोल्ट की बैटरी। ठीक है बच्चे। और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा था 2 एम्पियर। यहां तक तो हमने निकाल रखा है, यहां से मैंने कहा अलग अलग मेथड यूज हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अब अगर मान लो इसको लिख लेता हूं मैं A, इस पॉइंट को लिख लेता हूं B, इस पॉइंट को लिख लेता हूं C। तो मैंने पहले बता रखा है बेटा कि ये जो है हमारा और ये दोनों क्या है पैरेलल में। तो जितना वोल्टेज BC का आएगा उतना ही इसके अबाउट आएगा, उतना ही इसके अबाउट आएगा। ठीक है। तो अब देखो बच्चों, सबसे पहले ये बताओ A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो कहोगे A और B के बीच में जो करंट जा रहा है दैट इनटू जो रेजिस्टेंस जा रहा है वो आ जाएगा A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो VAB होगा हमारा करंट इन AB ब्रांच इंटू रेजिस्टेंस इन AB ब्रांच, विच इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 4 यानी कि 8 वोल्ट। तो बेटा इसके अबाउट वोल्टेज आ गया 8। ठीक है। और टोटल है 12। तो बेटा BC के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो आप कहोगे कि VBC इक्वल्स टू होगा 12 वोल्ट माइनस VAB, यानी कि 12 माइनस कितना होगा 8, यानी कि 4 वोल्ट, है ना बच्चे। टोटल है 12 वोल्ट, उसमें से ये आ गया हमारा 8 वोल्ट। ठीक है। तो इसके अबाउट कितना वोल्ट हो जाएगा 4 वोल्ट, है ना बच्चों। इसके अबाउट कितना आ जाएगा वोल्टेज 4 वोल्ट आ जाएगा। कैसे, हमने क्या किया कि A और B के बीच का वोल्टेज निकाल लिया, वो आ गया 8 वोल्ट, और टोटल दे रखा था 12 वोल्ट, उसमें से 8 वोल्ट को माइनस कर दिया तो बच गया 4 वोल्ट। अब ये तो क्लियर हो गया कि BC में कितना वोल्टेज होगा, इससे वोल्ट मीटर की रीडिंग निकल जाएगी। अब क्या कर सकते हैं कि इसमें करंट मान लेते हैं कि I1 करंट जा रहा है, इसमें I2 करंट जा रहा है। ठीक है ना बेटा। तो ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो वोल्टेज तो सेम रहेगा, है ना। तो आप कहोगे कि I1 जो होगा हमारा वो क्या होगा, यही 4 बाय ये जो इसके बीच पास जो वोल्टेज है वो क्या है 4 वोल्ट ही है, इसके अबाउट भी इसके अबाउट ही 4/6 यानी कि 2/3 एम्पियर। और I2 मतलब इसमें करंट, ये भी क्या होगा इसके अबाउट वोल्टेज बाय इसका रेजिस्टेंस जो है 4 वोल्ट बाय 3 यानी कि 4/3 एम्पियर। इस तरह से भी हम इस दोनों ब्रांच में जो है हम लोग करंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावे भी जो है बहुत सारे मेथड है जिससे हम करंट को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन पे रुकना ठीक नहीं है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहोगे तो और भी सारे मेथड्स बता सकते हैं इसके लिए आपको। ठीक है बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें जो एक कंसेप्ट है हमारा हीट का रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन, ठीक है, पावर का, उन सबको भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, पावर जो होता है हमारा उसका फॉर्मूला होता है किसी सर्किट में करंट का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है। तो शॉर्टकट में बच्चों अगर लिखा जाए तो P को लिख सकता हूं मैं I²R, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है कि पावर होता है हमारा वोल्टेज का स्क्वायर बाय आर, ये दूसरा रिलेशन हो गया। तीसरा रिलेशन क्या हो सकता है, पावर देखो IR को मैं क्या लिख सकता हूं IR इंटू आई, और IR क्या होता है V, तो दैट इंटू आई। तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया कि पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है बेटा। तो अब देखो इस पर एक और रिलेशन हम ले लेते हैं सेकंड,
कि हीट जो होता है हमारा वो होता है I²R इंटू टी, या फिर हम कह सकते हैं इसी का दूसरा फॉर्मूला कि हीट हो जाएगा हमारा पावर इंटू टाइम। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इसका रिलेशन जो है आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा कि अ बल्ब ऑफ रेटिंग 100 watt 220 volt is connected to 250 volt supply. कैलकुलेट करंट। ठीक है बच्चे, करंट आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों हमें दे रखा है एक बल्ब है जिस पर, जैसे बल्ब जो पुरानी वाली बल्ब आती थी उसके ऊपर सर्कुलर एरिया में लिखा रहता था 100 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है करंट, तो हमें इन दोनों से निकालना पड़ेगा बच्चों रेजिस्टेंस। अगर इन दोनों को यूज करके रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमारे लिए करंट निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके लिए कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो कहोगे रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा वोल्टेज का स्क्वायर बाय पावर 220 इंटू 220 अपॉन में 100, तो कितना आ गया 484 ओम। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारा 484 ओम आ गया। अब आप लोग को मान लो रेजिस्टेंस तो मिल गया, जो उसमें फिलामेंट लगा हुआ उस फिलामेंट के वायर का रेजिस्टेंस मिल गया 484। अगर आप इसको सप्लाई कर दिया 250 वोल्ट तो नया करंट कितना हो गया, तो नई वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो ये था बच्चे 250 बाय 484 कर देंगे तो इतना करंट आ जाएगा सर्किट में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना हो, करंट निकालना हो तो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से एक लास्ट टॉपिक बच गया है इसका कि जब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा होता है कहीं भी तो उसमें कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारा कंज्यूम होता है, इसको फाइंड करने के लिए। तो देखो बच्चों जो हमारा इलेक्ट्रिकल यूनिट होता है वो होता है 1 किलोवाट आवर, यानी कि अगर आपके घर में 1 किलोवाट की एनर्जी अगर कंज्यूम हो रहा है 1 आवर तक, तो इसका मतलब है कि वो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या है कि हमें ये दे रखा है कि 200 वाट वाली जो फैन है वो एक दिन में 5 आवर्स चलता है। ठीक है, और 6 वाट की 4 बल्ब है जो 10 आवर्स चलता है पर डे, तो एक महीने का कितना वो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंज्यूम करेगा। ठीक है बच्चे, देखो तो 1 यूनिट जो होता है हमारा वो होता है 1 किलोवाट आवर, है ना, यानी कि 1 किलोवाट एक घंटे तक अगर कंज्यूम होगा तो उसको कहेंगे 1 यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कितना किलोवाट जो है। अब देखो बच्चों ये क्या है वाट, तो वाट को जब किलोवाट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करें, उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो पहले कहते हैं आंसर में कि यूनिट कंज्यूम्ड बाय फैन, ये कितना होगा बच्चों, तो 200, तो बच्चों 5 आवर्स, तो ये हो गया सिर्फ एक दिन का, तो 30 डेज के लिए इतना हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ वाट आवर, लेकिन हम लोग को क्या करना है बच्चों, किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है, तो आ जाएगा लगभग 30 किलो वाट आवर, यानी कि 30 यूनिट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब लेते हैं सेकंड कि ये जो बल्ब है वो कितना कंज्यूम करेगा। तो ये देखो 60 वाट का बल्ब है जो 4 बल्ब है ना, और वो 10 आवर्स तक जो है जलता है ना, तो पर डे कितना हो गया इतना। अगर वही 1 मंथ की बात करेगा तो दैट इंटू 30 कर देंगे, तो ये क्या होगा वाट आवर, इसको अगर किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1000 से डिवाइड करने में देखो 0 0 0 0 0 0 है ना, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये होगा 24,372 यूनिट। ठीक है, तो 72 यूनिट बल्ब ने कंज्यूम किया, 30 यूनिट जो है इस फैन ने कंज्यूम किया एक महीने में, तो टोटल कितना यूनिट कंज्यूम हो गया, तो 102 जो है किलोवाट आवर जो है हमारा ये कंज्यूम हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों कुछ इसके अलावा भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस एकेडमी। बच्चों आज फिर हम क्लास 10th का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था उसका मैंने थ्योरी लास्ट वीडियो में बना रखा है
तो मैं चाहूंगा कि आप उस वीडियो को पहले देख लें। उसके बाद आज मैं करवाने वाला हूं एनसीईआरटी के जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आज उन सभी क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then find the value of R by R dash. ठीक है बच्चों, देखो बच्चों कह रहा है क्वेश्चन में कि जो एक बड़ी सी जो है ना वायर थी, है ना, उसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब मान लो क्या होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का। जब आप 5 टुकड़े में बांट दोगे तो एक टुकड़ा क्या होगा, पहले वाले लेंथ का 1/5, तो रेजिस्टेंस भी हर एक पोर्शन का कितना होगा, 1/5 हो जाएगा, है ना। तो जो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम उसकी बात करते हैं। तो पहले रेजिस्टेंस आर था, है ना, क्योंकि ये बड़ी वाली वायर थी। ठीक है, अब आपने क्या किया, 1 2 3 4 इस तरह से 5 टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो हर एक रेजिस्टर जो बचा हमारा, इसको अगर अलग से लिख लूं